हमारे साथ बात करने के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस किसके साथ है? क्या गुपकार के साथ है, या आने वाले वक्त में एपेक्स के साथ जा सकते हैं, या अपना एक स्टैंड है? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये कारगिल के हुकूक के लिए, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका एक स्टैंड है 2019 5 अगस्त से पहले वाली रियासत की पोजीशन। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दूसरी जानिब स्टेटहुड की भी डिमांड कर रहे हैं। 2 पॉइंट आप लोगों ने रखा है, एक रिस्टोरेशन ऑफ 370 स्टेटहुड और दूसरी जानिब लद्दाख को एक अलग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है एक टाइम पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डिमांड ये फुलफिल हो सकता है? ये अलग अलग डिमांड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ इसको देख लें, ये डिमांड एक ही है। और क्या स्टेटहुड की डिमांड ग्रेटर लद्दाख के हवाले से एक सेटअप है, ग्रेटर लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं? ये आप कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है। रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं जानती है कि वो सोचती है लद्दाख लेह एंड डिस्ट्रिक्ट है। हम कहते हैं लद्दाख लेह एंड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लद्दाख आपको इंक्लूडिंग 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बल्तिस्तान, आपका गांचे है, खरमा है, स्कर्दो है और शिगर सेम है। बिफोर पार्टीशंस, बिफोर 47 हम एक ही थे। रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टूडेंट यूनियन के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत नहीं है, क्यों? ये अनफॉर्चुनेट है। हमने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर्स से बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बुलाया, इसलिए हमने पार्ट नहीं लिया। पहले उन्होंने मीटिंग करके जो कुछ करना है वो तय किया, इसके बाद हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बुलाया। जो एक एग्जिस्टिंग कमेटी पहले था, उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बीजेपी जो हमारी एग्जिस्टिंग कमेटी थी, जिसके अभी आपको रेफरेंस दे रहे हैं, कारगिल कोऑर्डिनेशन कमेटी, डे फर्स्ट इन्होंने, और ये सिर्फ कारगिल में नहीं हो रहा है, आपके लेह में जो एपेक्स बॉडी बनी है, लेह में जो एपेक्स बॉडी बनी, पहले तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसके बाद वहाँ से अपने आप को बाहर निकाल ले आए। कई बार रिपीटेड आपके जो लेह के एपेक्स बॉडी के एल्डर से इन्होंने इनको इन्विटेशंस भी दे दी, एक के बाद एक एक्सक्यूज करते रहे। इसके बाद उनके मुकाबले में ग्राउंड में भी खड़े हो गए और इन पे एलिगेशंस भी लगाने लगे। तो ये चीज़ें बीजेपी कारगिल में भी कर रही है और लेह में भी कर रही है। ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी बॉडी को हमेशा वेलकम कर लेते हैं। हमारा दरवाज़ा बातचीत के लिए कोई भी आए, सब उनके लिए खुला है। एपेक्स बॉडी जो लेह में बनी है, ये हमारे ही लद्दाख के सीनियर लीडर्स की बॉडी है, रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के हम मोस्ट वेलकम कर लेते हैं। चना बनाता है कि लद्दाख के अंदर कांग्रेस की 2 नीति है, लेह के अंदर अलग से, कारगिल के अंदर अलग से। कारगिल के अंदर बॉडी का हिस्सा है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और लद्दाख को स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। एपेक्स बॉडी की बात करें, एपेक्स बॉडी में लेह के कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और टेरिटोरियल कांग्रेस के चेयरमैन भी उसका हिस्सा है। उनका डिमांड है 6 शेड्यूल। इश्यूज नहीं है। हमारे लेह की जो लीडरशिप है कांग्रेस के, वो भी चाहती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लद्दाखीज। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद साक। आप सब जानते हैं लद्दाख के अंदर इन दिनों सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है। एक तरफ से लेह के अंदर एपेक्स बॉडी की जानिब से लद्दाख को 6 शेड्यूल की डिमांड को लेके आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब कारगिल के अंदर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने रिसेंटली पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ भी मुलाकात की है और आने वाले वक्त में एपेक्स बॉडी के साथ भी मुलाकात करना है। हमारे साथ बात करने के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई साहब। करबलाई साहब, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस किसके साथ है? क्या गुपकार के साथ है, या आने वाले वक्त में एपेक्स के साथ जा सकते हैं, या अपना एक स्टैंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये कारगिल के हुकूक के लिए, कारगिल के राइट्स के लिए और इन सारे जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए बनी हुई एक तंजीम है, जिसमें डिफरेंट रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर सकती है, उनके इश्यूज़ को, उनके ओपिनियंस को सुन सकती है और कारगिल और लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में उन सारी चीज़ों को देखकर ही अपना व्यू और अपना डिसीजन ले लेंगे। गुपकार के साथ मुलाकात किया और गुपकार के समर्थन में आया।
पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका एक स्टैंड है 2019 5 अगस्त से पहले वाली रियासत की पोजीशन, और ये हमारी डे फर्स्ट है, यानी 5 अगस्त 2019 से लेकर टिल डेट हमारा भी यही स्टैंड है। डे फर्स्ट में पूरी 22 डिस्ट्रिक्ट में, एर्स्टवाइल स्टेट के 22 डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने इस बाइफर्केशंस पे एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A पे प्रोटेस्ट किया है, डेमोन्स्ट्रेशंस की है, हड़ताल किया है, धरना दिया है, वो करगिल डिस्ट्रिक्ट है। यानी हमारी स्टैंड डे फर्स्ट से बिल्कुल क्लियर है। हम एर्स्टवाइल स्टेट विद आर्टिकल 370 और 35A चाहते हैं। गुपकार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस भी वही चाहते हैं। तो उस स्टैंड पे हमारा उनके साथ एक लाइन है और हमारे कोई मतभेद नहीं है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दूसरी जानिब स्टेट हुड की भी डिमांड कर रहे हैं। 2 पॉइंट आप लोगों ने रखा है, एक रिस्टोरेशन ऑफ 370 स्टेट हुड और दूसरी जानिब लद्दाख को एक अलग स्टेट हुड की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है एक टाइम पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डिमांड ये फुलफिल हो सकता है? ये अलग अलग डिमांड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ इसको देख लेंगे, एक स्टैंड है एर्स्टवाइल स्टेट की रेस्टोरेशन का विद 370 और 35 है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टैंड अभी सबजुडियस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गई है, शायद हो सकता है लार्जर बेंच को जाए। कब कैसे डिसीजंस आ जाती है कोई नहीं कह सकता है, ये एपेक्स कोर्ट के पास है, ये सबजुडियस है। और जो करंट सिनेरियो है, एग्जिस्टिंग जो सिचुएशंस है, इस एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में करगिल के लोगों का स्टैंड है कि हम यूटी नहीं चाहते, ये हमारी डिमांड नहीं है। यूटी हमारे लेह के लोगों ने डिमांड की, 5 अगस्त को यूटी दे दी गई, 31 अक्टूबर 2019 को इम्प्लीमेंट हुआ। 1 साल नहीं गुजरा, हमारे लेह के आवाम को भी और लीडरशिप को भी पता चला कि ये यूटी हमारी डिमांड्स को, एस्पायरेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर लेती है। और आफ्टर लैप्स ऑफ 1.5 ईयर इनको लगा कि हमें प्रोटेक्शंस चाहिए। जो 370 और 35A के जरिए प्रोटेक्शंस थे, अनफॉर्चुनेटली इसके नाम से इनको एलर्जिक थी। अब नाम को बदल के ये कहते हैं 6 शेड्यूल के जरिए हमें पहले इनका था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, इसके बाद जब स्टूडेंट्स ने लास्ट विंटर में कुछ मूवमेंट्स चलाया और 6 महीने के बाद लीडर्स वहाँ पे उठे, उन्होंने कहा हमें 6 शेड्यूल चाहिए। तो हमारा एक स्टैंड क्लियर है, नहीं यूटी लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को, डिमांड को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकती है। ये हम सबों ने देखा विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। करगिल के लोगों ने भी देखा, लेह के लोगों ने भी देखा, जिन्होंने डिमांड किया था उन्होंने भी देखा। यानी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को राजनिवास पे जाके धरना देना पड़ा। 3 घंटे के बाद एक कमिश्नर सेक्रेटरी आके कैबिनेट स्टेटस और डिप्टी मिनिस्टर स्टेटस को एड्रेस करके कहते हैं हम आपके एड्रेस को देख लेंगे। तो ये सिचुएशंस है। तो इन्होंने देखा यूटी हमारी डिमांड्स को, एस्पायरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते। अब रहा 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल आपकी पूरी लद्दाख रीजन के लिए जब आप 6 शेड्यूल मांगेंगे तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, यूटी सेटअप का कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस और रिलेवेंस ही नहीं रहता है। एक दूसरा, इस 6 शेड्यूल में फाइनल अथॉरिटी एलजी साहब है। वो आपके 6 शेड्यूल में एडिशन करे, अल्ट्रेशन करे, यानी आपको 6 शेड्यूल से निकाले या 6 शेड्यूल में रखे, ये फाइनल अथॉरिटी आपके इस ब्यूरोक्रेसी के पास, एलजी साहब के पास है। यानी 6 शेड्यूल देने के बाद भी आप ब्यूरोक्रेट और एलजी साहब के रहम करम पे है, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये दोनों सेटअप्स, यूटी एज वेल एज 6 शेड्यूल्स, लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, डिमांड्स को, इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकती है। अब रहा क्या चीज़ है जो पूरे लद्दाख के इश्यूज को एड्रेस कर सकती है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जिस चीज़ पे हम फख्र करते थे कि हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस है, हमारी अपनी गवर्नेंस है, हमारी अपनी लेजिस्लेशंस है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे हाथ में है। ये 5 अगस्त के बाद ये सारी जो पावर्स हमारे पास थे वो एक के बाद सीज की गई। अब टोटली पावरलेस है हम, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं है, हम अपने लिए कोई लेजिस्लेशंस नहीं बना सकते हैं।
अगर लद्दाख को सेफ एंड सिक्योर रखना है, लैंड प्रोटेक्शंस करनी है, आपको जॉब सिक्योरिटी देखना है, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करनी है, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए। और ये कोई ना होने वाली चीज नहीं है। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद 2 लाख पॉपुलेशन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर पे स्किम को, जिसकी इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी लद्दाख की है, क्योंकि मेजर एक साइड पे आपका 1500 किलोमीटर का LAC है, एक साइड पे आपका 1500 किलोमीटर का LOC है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के एरिया है, तो वहां पे पॉपुलेशन हमारा 3 लाख है, एरिया हमारी मोर देन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जब आप 2 लाख के पॉपुलेशन को विद 7,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया को आप स्टेट दे सकते हैं, तो 3 लाख की आबादी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आप स्टेटहुड क्यों नहीं दे सकते? और यही स्टेटहुड है जिसमें आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसमें आपके पास लद्दाखी अपने लिए लेजिस्लेशन बना सकते हैं, फाइनेंशियल पावर से, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेशन पावर से, और जुडिशरी है। यानी ये 4 चीज़ें जो आपके किसी भी पब्लिक के ग्रीवेंस को एड्रेस कर सकती है, वो स्टेटहुड में है। इसलिए हमारा क्लियर कट स्टैंड है कि हमें लद्दाख को, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, सिंसियर है, तो इनको स्टेटहुड देनी चाहिए। सर, क्या आपको लगता है एक तरफ से आप लोग आर्टिकल 370 की भी मांग रख रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त जिस तरह से यूनियन में गवर्नमेंट है, उनका क्लियर कट कहना है कि 370 वापस नहीं मिल सकता, हालांकि जो पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रगल आपकी तरफ से जारी रहेगा, लेकिन दूसरी जानिब आप स्टेटहुड की भी डिमांड कर रहे हैं, और इस वक्त आपने कहा कि स्टेटहुड को एलॉबरेटली बताया कि कैसे मिल सकता है, तो स्टेटहुड की स्ट्रगल कमज़ोर नहीं हो सकता है? एक साइड से और एक डिमांड, दूसरे साइड से और एक डिमांड। मैंने आपको पहले ही कहा, ये 2 डिमांड नहीं है, ये डिमांड एक ही है। एक इसलिए है क्योंकि आपका प्री 5 अगस्त 2019 एर्सवाइल स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की जो डिमांड है, अभी ना गवर्नमेंट के पास है ना हमारे पास है, ये सब जुडियस है, और आपके कंट्री के सबसे बड़े जो एपेक्स कोर्ट है उसके पास है। एपेक्स कोर्ट कब, कहाँ, कैसे डिसीजंस लेती है, ये उनके पास है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गई, हो सकता है लार्जर बेंच को चला जाए डिसीजंस ले। सर, जिस तरह से हाँ, तो इसमें टाइम लगेगा आपको। हमारा ये है, तो आपका मतलब तब तक के लिए जिस एक तो यूटी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तब तक के लिए कुछ न कुछ चाहिए ताकि हमारे लैंड, जॉब सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड रहे। तब तक की बात ही नहीं है, आप चाहे या न चाहे। अभी आपके यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आप इसे इम्पोजिट माने, अनवांटेड माने, अनडिमांडेड माने, लेकिन एग्जिस्ट करती है। और ये एग्जिस्ट जो स्ट्रक्चर है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरे लद्दाख के लोग मानते हैं, ये अकेले करगिल के लोग नहीं मानते, पूरे लद्दाख के। आप खुद वहाँ पर लेह में काफ़ी देर बैठे, इस इलेक्शंस में भी आपने देखा, लोगों का डिमांड था कि ये यूटी हमारी एस्पायरेशंस को, हमारी डिमांड्स को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर लेती है, यानी इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं है। और हम तो डे फर्स्ट से इससे सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि हमारी डिमांड ही नहीं थी। हम डे फर्स्ट से जानते थे कि यूटी हमारी एस्पायरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकती है, या हमारी, लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में आपके पास अगर कोई ऑप्शंस है जो आपके लद्दाख के लोगों की नुमाइंदगी कर सके, आपके लद्दाख के लोगों के मसाइल लद्दाखियों के जरिए हल कर सके, इश्यूज को एड्रेस कर सके, तो वो क्या सेटअप हो सकती है? एक सेटअप तो आपको चाहिए। आप विदाउट सेटअप, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव, विदाउट गवर्नेंस आप चल नहीं सकते हैं, फिर तो अनार्की होगी, और अनार्की में आप जी नहीं सकते हैं। तो आपको एक सेटअप चाहिए। हम कहते हैं बेस्ट सेटअप पब्लिक के डिमांड्स को, पब्लिक के इश्यूज को, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने वाली जो सेटअप है, दैट इज स्टेटहुड। तो जिस तरह से आप स्टेटहुड के बारे में जिक्र कर रहे हैं सर, एक तरफ से बहुत पहले एक ग्रेटर लद्दाख के हवाले से आवाज़ें उठ रही थी, और क्या स्टेटहुड की डिमांड ग्रेटर लद्दाख के हवाले से एक सेटअप है, ग्रेटर लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं? ये आप कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आप खुद देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारी डिमांड्स ही नहीं है। प्री 47 अगर आप लद्दाख को देखेंगे
जिससे आज एक साइड में एलओसी की उस साइड में है गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट एग्जिट करती है, 3 डिविजन्स हैं। एक है आपके पास दयामिर, एक है बल्तिस्तान, एक है गिलगित। ये 3 डिविजन्स के 10 डिस्ट्रिक्ट के 20 लाख आबादी के गिलगित बल्तिस्तान है। Pre-47 इंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ लद्दाख, यानी लेह करगिल को मिला के इस पूरे सेटअप में आपके पास 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। एक लद्दाख जिसमें आपको करगिल, स्कर्दो और लेह आती थी, एक गिलगित। ये 2 सेटअप थे जिसमें आज के बाकी जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के वो इस गिलगित ज़िले में आती थी। अब जब हम कहते हैं भाई हमें वो ग्रेटर लद्दाख चाहिए, हमारे बहुत सारे लोग रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं जानती है कि वो सोचती है लद्दाख लेह एंड डिस्ट्रिक्ट है। हम कहते हैं लद्दाख लेह एंड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लद्दाख आपको इंक्लूडिंग 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बल्तिस्तान, आपका गांसे है, खरमा है, स्कर्दो है और शिगर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो अभी बल्तिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, इनका कल्चर, इनकी रिलीजन, इनकी ज्योग्राफी, इनकी हिस्ट्री, रेस सभी आपके लद्दाखियों से मिलती है, सेम है। बिफोर पार्टीशंस, बिफोर 47 हम एक ही थे। तो हम चाहते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान फिर एक बार एकजुट हो जाए। और ये मेरा अकेला नहीं है, ये इस गवर्नमेंट का भी। अगर आप देखेंगे आफ्टर 5 अगस्त 31 अक्टूबर को फर्स्ट जो मैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज की, लद्दाख आपको गिलगित बल्तिस्तान तक है। राइट फ्रॉम पॉलिटिकल जो मैप लगाई, राइट फ्रॉम जोजिला चुशुल से लेकर आपके गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के लास्ट एरिया तक पूरी तरह से लद्दाख दिखाया हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली लद्दाख दिखाया, अदरवाइज इट इज अ ग्रेटर लद्दाख। तो हमारा यही जो स्टेट की कंसेप्ट है आज आपके इसी स्टेट जो आप डिमांड कर रहे हैं, इसी में आप चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को इंक्लूड करके लद्दाख को स्टेट बनाया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्टैंड है। वो कहते हैं हम उस गिलगित बल्तिस्तान को भी हम मिला लेंगे, हमारा पार्ट एंड पार्सल। और जब भी वहां पे कोई डिसीजंस होती है, इशू उठती है और पाकिस्तान इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, फर्स्ट ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लेती है। ये ऑब्जेक्शन किस लिए कर लेती है? इसलिए कि वो सोचती है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लद्दाख है। तो हम भी कहते हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ लद्दाख है। आज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में आप गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकते, ये एलओसी आपके पास बॉर्डर है, ये बॉर्डर से पार नहीं जा सकते। लेकिन सेम यही चीज हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग मानते हैं। वो भी कहते हैं टिल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर, रेजोल्यूशंस ऑफ कश्मीर इशू, हमें प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दे दो। हमारा अपना कोई स्टेटस ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का कोई स्टेटस ही नहीं है। तो वो कहते हैं टिल सेटलमेंट रिजल्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इशू, हमें प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दे दो। और जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, इन्होंने प्रॉमिस भी किया और इसी प्रॉमिस पे आज देखते हैं कल जो इलेक्शंस हुई है, इसमें अभी जो मेजर पार्टी है पीटीआई वो जीत गई है। यानी गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी अपने लिए रियासत चाहते हैं। तो हम दोनों एक ही पेज पे हैं। लद्दाख ले, लेह एंड करगिल ले ले, ये गिलगित बल्तिस्तान ले ले, ये दोनों अपने लिए स्टेटहुड चाहती है। इस स्टेटहुड का मतलब यह है गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी चाहते हैं कोई इस्लामाबाद के लोग ब्यूरोक्रेट आके इन पर गवर्न न करें, लेजिस्लेशन गिलगित बल्तिस्तान के लोग बनाए, जुडिशरी गिलगित बल्तिस्तान की हो, आपका एग्जीक्यूटिव पावर गिलगित बल्तिस्तान का हो, आपका फाइनेंशियल पावर गिलगित बल्तिस्तान का हो। सेम यही चीज़ अभी हम लेह एंड करगिल के लोग चाहते हैं कि हम पे कोई दिल्ली से आके हमारे सरों पे 2-3 ब्यूरोक्रेट पूरे लद्दाख को न चलाए। न वो लद्दाख को जानते हैं, न वो हिस्ट्री को जानते हैं, न जोग्राफिया को जानते हैं, न हमारे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। हम कहते हैं लद्दाखी लद्दाख पे गवर्न करेंगे, लद्दाखियों के लिए लेजिस्लेशन करेंगे, लद्दाखी अपने पावर के एग्जीक्यूशन करेंगे, लद्दाखी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखेंगे। इसीलिए हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। सर, जिस तरह से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टूडेंट यूनियन के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत नहीं है, क्यों? ये अनफॉर्चुनेट है। हमने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डे फर्स्ट, जब 4 अगस्त को हमने मीटिंग की थी, फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई थी 4 अगस्त को, उसमें हमने इन्विटेशंस दी थी। इनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट हैं अली मजाज साहब को हमने इन्विटेशंस दिया था और हमने कहा था चूँकि हमारे करगिल में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है, बीजेपी है, आईएनसी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी
एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने इनको बुला लिया था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए। इसके बाद हमने जो कॉल दी थी ब्लैक डे, उसके भी खुलकर इन्होंने अपोजिशंस की। इसके बाद भी हमने इन्हें बुलाया, ये नहीं आई। कितनी बार आप इनको बुला लेंगे? आज मैं आपको कहूँगा सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ आपको कांग्रेस इस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में नहीं है। इसमें आपकी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं मेजर, इस्लामिया स्कूल हो, इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट हो, अंजुमन साहब ज़मान हो, अंजुमन अहल सुन्नत हो, अंजुमन नूर बख्शिया हो, उसके अलावा आपकी जो स्टूडेंट्स के अम्ब्रेला ग्रुप है, उस पंचायत जो बॉडी है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो पंचायत बॉडी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो पूरी बॉडी, बार एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इवन आपके करगिल के जो काउंसिल है LHDC करगिल, उसकी पूरी बॉडी आपके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इस इश्यूज को सपोर्ट भी करती है। अभी हमने रेजोल्यूशंस भी पास की है, और इस रेजोल्यूशंस पे जितने भी बॉडीज का मैंने आपको नाम गिना, एक्सेप्ट बीजेपी, सबके सब इसके सिग्नेटरीज हैं। बीजेपी का शमूलियत नहीं होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दूसरी जानिब इसी हवाले से हमने भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर्स से बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बुलाया, इसलिए हमने पार्ट नहीं लिया। पहले उन्होंने मीटिंग करके जो कुछ करना है वो तय किया, इसके बाद हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने बताया। जो एक एग्जिस्टिंग कमेटी पहले था, उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बीजेपी जो हमारी एग्जिस्टिंग कमेटी थी, जिसके अभी आपको रेफरेंस दे रहे हैं, करगिल कोऑर्डिनेशन कमेटी, डे फर्स्ट इन्होंने मीटिंग अटेंड की। इसके बाद से कभी भी करगिल आपकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसमें हिस्सा इन्होंने नहीं लिया। वो टोटली आउट हो गए करगिल कोऑर्डिनेशन कमेटी से, जो डे फर्स्ट आपको 5 अगस्त 2019 को हमारी कंस्टिट्यूट हुई थी। इसके बाद इन्होंने टोटली वो सीन से ही गायब हो गए, और अभी भी ये बेसलेस एलिगेशंस हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी के जरिए किसी चीज़ को स्टार्ट करनी है, ये खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होगी। और जब हमने डे फर्स्ट मीटिंग की थी, उसमें पहले चूंकि पॉलिटिकल इश्यूज हैं, करगिल के जो मेजर 3 पॉलिटिकल पार्टीज थे, इन्हीं को हमने बुला लिया, यानी कांग्रेस, एनसी और बीजेपी, तीनों को बुला के डे फर्स्ट में ही हमारा डिस्कशन हुआ था। पहले से कोई प्रीफिक्स प्लान्स नहीं थे हमारा, था 5 अगस्त आ रहा, हम क्या करेंगे। पूरी लद्दाख के लोग, करगिल के लोग इस 5 अगस्त को कैसे ले लेते हैं, उस पर हम डेलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस हमारी क्या होना है उस पर डेलिब्रेशंस करनी थी। डे फर्स्ट में इन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, इसके बाद भी नहीं की। और ये सिर्फ करगिल में नहीं हो रहा है, आपके लेह में जो एपेक्स बॉडी बनी है, लेह में जो एपेक्स बॉडी बनी, पहले तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसके बाद वहाँ से अपने आप को बाहर निकाल ले आए। कई बार रिपीटेड आपके जो लेह के एपेक्स बॉडी के एल्डर से इन्होंने इनको इन्विटेशंस भी दे दी, एक के बाद एक एक्सक्यूज करते रहे। इसके बाद उनके मुकाबले में ग्राउंड में भी खड़े हो गए और इन पे एलिगेशंस भी लगाने लगे। तो ये चीज़ें बीजेपी करगिल में भी कर रही है और लेह में भी कर रही है। यानी बीजेपी का एक स्टैंड है जो इस पूरी सिनेरियो में, एग्जिस्टिंग सिनेरियो में हमें दिखाई देता है, एंटी लद्दाख है। वो लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को, लद्दाख के लोगों के इश्यूज को, लद्दाख के लोगों के सेंटिमेंट्स को देखे बगैर सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। सर, एपेक्स बॉडी आने वाले वक्त में कारगिल विजिट कर रहे हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या स्टैंड रहेगा आने वाले वक्त में? उनका क्लियर डिमांड 6 शेड्यूल है, आपका स्टेटहुड और रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी बॉडी को हमेशा वेलकम कर लेते हैं। हमारा दरवाज़ा बातचीत के लिए कोई भी आए, सब उनके लिए खुला है। एपेक्स बॉडी जो लेह में बनी है, ये हमारे ही लद्दाख के सीनियर लीडर्स की बॉडी है। रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के हम मोस्ट वेलकम कर लेते हैं। उनका एजेंडा है 6 शेड्यूल्स, वो अपने एजेंडे को रखे। हमारा एजेंडा है स्टेटहुड, हमारा एजेंडा है, ये आज का एजेंडा नहीं है। मैंने आपको कई बार रिपीटेडली कहा, ये डे फर्स्ट में करगिल के लोगों का एजेंडा है। और किस लिए हम रिस्टोरेशन ऑफ एर्स्टवाइल स्टेटहुड विद आर्टिकल 370 और 35A चाहिए, उसके भी मैं थोड़ा सा आपको रीजंस दे दूँ। यानी आज हमारे लेह के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप किस लिए चाहते हैं?
सिक्स शेड्यूल किस लिए चाहते हैं? इनको दिखाई दे रहा है कि विदाउट सपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप, सेफ गार्ड के बगैर लद्दाखी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। पहले यही कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आपको 370 और 35A के जरिए मिलता था। 370 आपको स्पेशल स्टेटस देती थी, आपके यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो सकता था। 35A आपको जॉब रिजर्वेशंस और आपको लैंड प्रोटेक्शंस देती थी। नाम था 35A एंड 370। आज उसी चीज को, वही चीजें चाहते हैं, हमारे एपेक्स बॉडी भी वही चीजें चाहती है। वो कहते हैं भाई हमारा लैंड प्रोटेक्शन हो, जॉब रिजर्वेशंस हो, गवर्नेंस बाय लद्दाखी हो, यही चीजें वो चाहते हैं। अब नाम 35 और 370 नहीं डाला है, नाम से हो सकता है इनको एलर्जिक हो, हाँ उनके बगैर चाहिए, लेकिन चाहिए वही। हम कहते हैं भाई हमें अगर वही चाहिए तो ऑलरेडी था, एग्जिस्ट था, चलिए ठीक है, सब जुडियस हम सभी मिलकर फाइट करेंगे। यही चीजें हमें सिक्योरिटी भी दे सकती है, प्रोटेक्शंस भी दे सकती है, रिजर्वेशंस भी दे सकती है। तो ये हमारा स्टैंड है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में। अब माने या ना माने, आपके JNK के 2 UT बन चुका है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के UT वाले भी कहते हैं भाई इस UT स्ट्रक्चर्स में 2 उनको लेजिस्लेशन मिली है, कहते हैं ये लेजिस्लेशंस टीथलेस है, पावरलेस है, क्योंकि आप खुद देख चुके हो UT विद लेजिस्लेशन सारा एग्जीक्यूटिव पावर LG के पास है। यानी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका कैबिनेट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पावरलेस है, वो सारा रेजोल्यूशन थ्रू LG होगी। LG ने यस किया तो यस, LG ने नो किया तो आपके कैबिनेट का असेंबली के रेजोल्यूशन नन एलवाइट हो जाती, खत्म हो जाती है टोटल। तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं, वो भी कहते हैं भाई पहले हमारा स्टेटहुड रेस्टोर करें। अब वो भी जानते हैं कि आपका प्री 5 अगस्त सब जुडियस है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। वो कहते हैं हमारा स्टेटहुड रेस्टोर करें। हम भी यही कह रहे हैं भाई हमारा स्टेटहुड हमें दे दो। तो मुझे नहीं लगता है हमारे लेह के लोगों को भी इसमें कोई आपत्ति होगी। यानी आपके UT से, आपके 6 शेड्यूल से ज़्यादा पावर, ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा रिजर्वेशन, ज़्यादा सेफ्टी आपको स्टेटहुड में है। यानी आपके पास लेजिस्लेशन पावर देती है स्टेटहुड, आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर देती है, आपके पास फाइनेंशियल पावर देती है, आपके पास जुडिशरी पावर देती है। इसीलिए हम कहते हैं सब मिलकर स्टेटहुड के लिए बात करें। जिस तरह से अभी रिसेंटली एपेक्स बॉडी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात की और यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से बयान सामने आया कि आने वाले वक्त में एक बार फिर एपेक्स बॉडी की क़यादत में लद्दाख के, लेह और कारगिल के सभी रिलीजियस सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके एक बार फिर दिल्ली मुलाकात करना है। उस वक्त कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी के साथ में क़यादत में दिल्ली जाके यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, या क्या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अलग से मुलाकात करके अपने मुतालिबात रख सकते हैं? हम किसी के साथ कहीं पे भी जाने के लिए अभी कभी बात हमने नहीं की है। हम अगर बना लेंगे, हमारा इश्यूज क्लियर है, स्टैंड क्लियर है। 2 इश्यूज है, रेस्टोरेशन ऑफ एर्सवाइल स्टेट विद आर्टिकल 370-35 है, इन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस स्टेटहुड। तो इस इशू को अगर हमारी एपेक्स बॉडी सपोर्ट कर लेती है तो हम इनके साथ जाके यूनियन गवर्नमेंट से बात करेंगे। कोई और बॉडी सपोर्ट कर लेती है तो हम इनके साथ जाएंगे। अदरवाइज अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहती है, सीरियस है, सिंसियर है और लद्दाखियों के डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न रखती है, तो वो आपके कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बॉडी को बुला लेगी और हमारी जो क्लियर स्टैंड है वहाँ हम भी उनके सामने भी वही स्टैंड रखेंगे। तो हम कहेंगे अगर आप सीरियस है, सिंसियर है और कंसर्न है लद्दाखियों के डेवलपमेंट्स को लेकर, तो आप हमें स्टेटहुड दे दें। एज ए सीनियर कांग्रेस लीडर एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। अपोजिशन बार बार लद्दाख के अंदर कांग्रेस के लीडर्स पे यही सवाल उठाता है, यही तनकीद का निशाना बनाता है कि लद्दाख के अंदर कांग्रेस की 2 नीति है, लेह के अंदर अलग से, कारगिल के अंदर अलग से। कारगिल के एक्स बॉडी का हिस्सा है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और लद्दाख को स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। एपेक्स बॉडी की बात करें, एपेक्स बॉडी में लेह के कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और टेरिटोरियल कांग्रेस के चेयरमैन भी उसका हिस्सा है। उनका डिमांड है 6 शेड्यूल। ये कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। हमारे लेह के जो लीडरशिप है कांग्रेस के, वो भी चाहती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लद्दाखीज। करगिल की जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो भी चाहती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ
लद्दाख की सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, प्रोटेक्शंस चाहते हैं, चाहे वो कल्चरल प्रोटेक्शंस हो, ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शंस हो, फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस हो, गवर्नेंस की प्रोटेक्शंस हो, ये सारी चीज़ें दोनों चाहते हैं। अंदाज अलग अलग है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ फ़र्क है, वो सोचते हैं कि 6 शेड्यूल्स हमारी इस सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शंस डिमांड को फिलअप कर सकती है। हम सोचते हैं भाई ये 6 शेड्यूल्स हमारे एस्पायरेशंस को, डिमांड्स को फिलअप नहीं कर सकती है। क्यों हम इंक्लूसिव और होलिस्टिक एक ऐसा स्टैंड ले लें जो हमारे किसी भी डिमांड्स को कल हमें दोबारा उसके लिए प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत न पड़े, डिमांड करने की ज़रूरत न पड़े। जिस तरह से लेह के हमारे इन्हीं लीडरशिप ने यूटी मांगा और विद इन 1 ईयर इनको पता चला कि ये हमारे एस्पायरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते, 6 शेड्यूल पे आया। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली कहूँ, इवन एपेक्स बॉडी के जो सीनियर लीडर्स हैं, फॉर्मर हमारा MP साहब, इन्होंने भी कहा है कि लास्ट में हम स्टेटहुड के लिए भी जाएंगे। और अभी जो सिटिंग आपके कौंसल बनी है, न्यू कौंसल जो लेह में फ्रेम हुए, उनके CC साहब के, BJP के CC हैं, उनका भी स्टैंड ये है कि हम भी स्टेटहुड के लिए ही जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल स्टेटहुड है। और यही स्टेटहुड, चाहे आप थुप्सन साहब बोले, चाहे आपके टशी साहब बोले, चाहे करबलाई बोले या कोई और बोले, यानी अल्टीमेट गोल आपके एस्पायरेशंस को, आपके डिमांड्स को, आपके नीड्स को अगर फुलफिल कर सकते हैं, वो स्टेटहुड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई साहब। और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का स्टैंड क्लियर है, स्टेटहुड की डिमांड लद्दाख को कर रहे हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकली, लीगली रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से भी स्ट्रगल आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं। और एक अहम चीज़ बताया, किसी भी तंजीम से आने वाले वक्त में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और अपने मुतालिबात यूनियन गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। मोहम्मद इस्हाक, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।